गाइस, क्या आप जानते हैं कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिनिक एसिड 4 बेसिस पर काम करता है। एडनीन, गुआनिन, सिटोसिन और थाइमीन। और अगर बाइनरी के बिट्स में एडीन को 00, गुआनिन को 01, सिटोसिन को 10 और लास्ट में थाइमीन को 11 कहा जाए तो ये एग्जैक्टली करेक्ट है। यानी कि डीएनए भी बाइनरी के पैटर्न की तरह ही काम करता है और डेटा स्टोर कर सकता है। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता कि बाइनरी के डेटा को डीएनए में स्टोर किया जा सके। ये काफ़ी स्ट्रेंज बात है, पर ये एक फैक्ट है। और दोस्तों, पास्ट में भी इस तरह की काफ़ी थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि डीएनए में डेटा स्टोर किया जा सकता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जा सकता है, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें तो किसी भी कंपनी या लैब का टोटल डेटा कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक्साबाइट्स में होगा, राइट? तो वो सारा का सारा डेटा हम डीएनए के कुछ ही शुगर जितने क्यूब्स में स्टोर कर सकते हैं। गाइज, आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा डेटा साइंस की फील्ड में, कि आप एक्साबाइट्स जितनी अमाउंट का डेटा कुछ ही क्यूब्स में स्टोर कर पा रहे हैं। लेकिन चलो, ये आइडिया बहुत हद तक सेंस बना रहा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है कि हम नॉर्मल हमारे डेटा को डीएनए में स्टोर कर सकें? और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये प्रोसेस किस तरह मुमकिन हो सकता है, किस टेक्निक के थ्रू ये किया जा सकता है। तो गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा साइंटिस्ट ने करके दिखा दिया है और उसे एक 2020 टाइम कैप्सूल का नाम दिया है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? यकीनन आप भी मेरी तरह थोड़ी देर के लिए शॉक में चले गए होंगे, क्योंकि ये इन्वेंशन ही इतनी गैर मामूली है कि कोई भी इंसान इसका यकीन करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो अपने सारे सवालात के जवाब जानने के लिए चले मेरे साथ ड्यूरेशन की फ्लो में। मेरा नाम है फहद अली खान और आप देख रहे हैं फहद अलीपीडिया यूट्यूब चैनल। लेट्स डाइव इन दिस। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 को वन ऑफ द वर्स्ट ईयर कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी तरह के सेटबैक्स देखने को मिले और सबसे डरावनी चीज़ 2020 की कोविड-19 था, जिसने सारी दुनिया के लोगों को अफेक्ट किया और लाइफ सिस्टम को और मुश्किल बना दिया। तो नॉर्मली कुछ साइंटिस्ट जो कि 2020 को एक बहुत बुरा साल कंसीडर कर रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि किस तरह 2020 की यादों को, मेमोरीज को सेफ और प्रिजर्व रखा जा सकता है, ताकि आने वाली जनरेशन भी इस ईयर की ट्रेजेडीज को देख सकें। और इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं कहा जा सकता कि ये 100 सालों तक प्रिजर्व रहने वाली है या हजारों सालों तक। तो उन साइंटिस्ट ने 20 मेगाबाइट्स का डेटा जमा किया, जिसमें अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज जमा किए, उनके एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड किया 2020 के रिलेटेड, और काफ़ी अलग अलग इंसिडेंट्स और ट्रेजेडीज को इसमें जमा किया गया। तो अब ये 20 मेगाबाइट्स की डेटा फाइल रिजर्व होने वाली थी फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो इसे रिजर्व करने के लिए पहले हमेशा कॉमन चीज़ों को देखा गया, जैसे डीवीडी, सीडीज और फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड डिस्क वगैरह। तो ये सब चीप ज़रूर पड़ रहे थे, लेकिन ड्यूरेबल नहीं थे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। और दूसरा ऑप्शन था मैग्नेटिक टेप, और बल्कि इसमें भी डेटा को 30 साल से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता था। तो अब इन सब के अलावा साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहला था ग्लास डीवीडी, जिसमें डेटा इनकोड किया जाता है सिलिका प्लेट्स की मल्टीपल डेप्थ्स में, जिसमें कि डेटा लगभग 1000 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त तक प्रिजर्व रह सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन था जिसने उनकी तवज्जो को कॉट किया, वो था डीएनए। ये एक परफेक्ट मीडियम था टाइम कैप्सूल के लिए, वो टाइम कैप्सूल जिसमें 2020 का डेटा हजारों साल के बाद भी डिकोड करके देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, ये आइडिया सुनने में तो बहुत कूल और इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे पॉसिबल बनाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी की भी मदद चाहिए होगी। तो उसके लिए फर्दर अप्रोच किया 2 और साइंटिस्ट को, जो कि मेन रोल प्ले करते हैं इस प्रोजेक्ट में, लुइस सीज और कैरेन स्ट्रॉस, जो चलाते हैं एक मॉलिक्यूलर सिस्टम इंफॉर्मेशन लैब यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में, और कैरेन माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के लिए भी काम कर चुकी हैं। लुइस सीज और कैरेन स्ट्रॉस का मानना यह है कि हर दिन के साथ टन्स ऑफ टन्स डेटा एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आप 2 पर कोई पावर देते हैं और वो पावर इंक्रीज होती चली जाए, इसी तरह डेटा बढ़ता चला जा रहा है। और इसके साथ ही इस डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का बनाना भी इसी तरह बढ़ता चला जा रहा है। तो अब समझते हैं कि लुइस और कैरेन ने 20 मेगाबाइट्स की फाइल को डीएनए में कैसे स्टोर किया। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये था कि जो उनकी 20 मेगाबाइट्स की फाइल थी वो एक आर्किव फाइल थी। गाइस, आर्किव फाइल वही नॉर्मल फाइल होती है जैसे हमारे कंप्यूटर्स में जिप फाइल होती है, और उसे अनजिप करने के लिए हम
रार सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो उन्होंने उसे रन किया एक इनकोडर में। तो जैसे वो डेटा फाइल इनकोड हुई तो वो चेंज होकर बाइनरीज के जीरोस एंड वंस में आ गई। आप अपनी स्क्रीन पर ये पिक्चर देख सकते हैं। जब इस फाइल को इनकोड किया गया तो उसके रिजल्ट में कुछ इस तरह के बिट्स के सीक्वेंसेस बनकर आ गए और अब इनको करना ये था कि इसी जीरोस वंस के ग्रुप्स को मैप करवाना था सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस से डीएनए के। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 00 इज ए, 01 इज सी, 10 इज जी और 11 इज टी। तो ये बिट्स जब डीएनए बेसिस से मैप हुए तो इस तरह दिखने लगे और इसमें 1.6 सीक्वेंसेस बने डीएनए के और हर सीक्वेंस अबाउट 150 बेसिस बड़ा था। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा स्टोरेज है डीएनए के फॉर्म में। तो फर्दर इसी प्रोसेस में एक और पार्टनर की मदद की ज़रूरत पड़ी जिनका नाम है एमिली लीप्रोस्ट। एमिली सीईओ है ट्विस्ट बायोसाइंस की। ट्विस्ट वो कंपनी है जो बनाती है कस्टम डीएनएस और ये ऐसी कंपनी है जो डेवलप कर चुकी है इनका अपना एक मेथड डीएनए को प्रिंट करवाने का हाई वॉल्यूम पर। तो गाइस ट्विस्ट वालों ने क्या किया कि ओलिगोस की लिस्ट को जमा किया। अब ओलिगोस क्या है? ओलिगोस शॉर्ट पार्टिकल होता है डीएनए का, ठीक। और इन ओलिगोस को प्रिंट करना शुरू किया सिलिकॉन चिप पर, जिसमें उन्होंने ए, सी, जी और टी की ड्रॉप्स को इम्प्रिंट किया सिलिकॉन पर वंस एट अ टाइम। तो सिलिकॉन पर ग्रिड्स क्रिएट होना शुरू हो गई जिसमें काफ़ी टिनी एंकर पॉइंट्स थे। बेसिकली ये प्रिंटिंग मेथड इस तरह काम करता है कि हर एक बेस को करेक्ट सीक्वेंस में अप्लाई किया जा रहा था और इस तरह 1.6 मिलियन की स्ट्रैंड, जिसे हम चेन भी कह सकते हैं, बन गई और हर एंकर पॉइंट 1.6 की लड़ी सीक्वेंस को कैरी कर रहा था। अब ये एक स्लो प्रोसेस ज़रूर है जिसमें हर एक बेस 8 मिनट्स ऑक्यूपाई कर रही थी, लेकिन उसके साथ ही हर सिलिकॉन चिप पर मिलियन एंकर पॉइंट्स प्रिंट हो रहे थे एक वक्त में। तो इस 20 मेगाबाइट्स की फाइल को प्रिंट करने में 24 आवर्स लगे। उसके साथ ही एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसी केमिकल रिएक्शन में ईच स्ट्रैंड हर एक लड़ी के साथ एक कॉपी नहीं बल्कि काफी सारी स्ट्रैंड्स बन गई, तो ये मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती हैं। इस तरह 20 मेगाबाइट्स की फाइल के साथ मिलियंस ऑफ रिडंडेंट खाली स्पेसेस बन जाते हैं डीएनए सेगमेंट्स में और इस सैंपल को पैक करके वापस भेज दिया जाता है लुइस और कैरन के पास। अब लास्ट था इसको प्रूव करना कि इस कैप्सूल में एक्चुअली डीएनए मौजूद है। तो लुइस और कैरन ने इस सैंपल को रीड करना शुरू किया। उन्होंने इस कैप्सूल को एक सीक्वेंसिंग मशीन में दाखिल किया जिससे मशीन ने एस, सीज और टीज को और लास्ट में जीज को सेपरेटली अलग कर दिया एज अ टेक्स्ट्स। तो गाइस रिजल्ट कुछ जंबल ओवरलैपिंग पजल की पीसेस जैसा था, लेकिन जब उन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए उसे सॉफ्टवेयर में डाला बेस्ड ऑन टेक्स्ट ओवरलैपिंग और उसके साथ ही एरर्स को भी चेक किया गया, तो फाइनली इस डेटा को उन्होंने बाइनरी में टर्न कर दिया और ये वापस उसी एग्जैक्ट फाइल में चेंज हो गया जो सेंड की गई थी। लुइस और कैरन का कहना यह है कि ये डेटा बहुत तवील वक्त तक रिजर्व रह सकता है। तो गाइस आप सोचिए ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन है साइंस की फील्ड में कि मैं वर्ड यूज करूंगा यहाँ पर फिक्शन डेटा जो कि ह्यूमन डिस्कवरी के थ्रू बना था, जीरोज और वंस जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, उसको एंगेज करवाना एक ह्यूमन एसिड के डेटा के साथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना यही है कि ये एक नॉर्मल मीडियम नहीं है और ये एक फ्यूचर नहीं है जिसे फ्यूचर में यूज किया जाएगा, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ फिक्शन डेटा इंसान ही की बनाई हुई स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करना ज्यादा बेहतर है। और मेरा मानना भी यही है कि इंसान का नेचुरल एसिड इंसान ही के लिए अल्लाह ने तख्लीक किया है और इन क्रिटिकल मामलात में हमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और आपकी क्या राय है गाइज, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलता हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद। देखने का बहुत शुक्रिया।